Hello friends, welcome back to your favorite channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए जो है अभी हमारा 12 नवंबर को जो है 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो है उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये एग्ज़ाम जो है 3rd, 5th, 8th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स का है। तो इसमें मैं अभी फ़िलहाल आपके लिए जो है हमारे जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सभी टॉपिक्स का इसमें सभी टॉपिक्स हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको जो है इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो इसी बेस पर इसी तरीके से आने वाला है। तो आप इसको ज़रूर देखिए और सॉल्यूशंस भी आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो ये सबसे पहले आपके जो है इंस्ट्रक्शंस होंगे, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ये हिंदी वालों के लिए है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। जब भी आपका पेपर आएगा सबसे पहले आप इन्हीं को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आज तक आपने अपने जो क्लास के पेपर दिए हैं उसमें आपके पास एक अनसीन पैसेज जिसे हम बोलते हैं वो पूछा जाता है ना। तो उसको आपको पढ़ना होता है और उसको पढ़ के आपको उसके आंसर देने होते हैं। तो ऐसे ही ये एक पैसेज है, नीम के ऊपर है। ये जो नीम का पेड़ होता है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो मैंने ये पढ़ लिया है। अब बाकी चाहे तो आप भी जो है वीडियो को चाहे तो पॉज करके इसको बहुत अच्छे से एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिए, देन आप मेरे साथ में जो है इसके अब आंसर देखते रहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीम की छाल कैसी होती है? नीम की छाल, ये हमारा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए। ये तो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आप इस अनुच्छेद को, पैसेज को नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप इसका बहुत इजीली आई होप आंसर दे पाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा नीम की छाल कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा खुरदुरी और पपड़ीदार। नीम का पेड़ आपने कभी देखा होगा, हमारे आसपास होता है, तो उस पर आप देखिएगा कभी। तो जो नीम की छाल होती है वो खुरदुरी और पपड़ीदार होती है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नीम के जो फूल होते हैं किस रोग के उपचार के लिए उपयोगी होते हैं? तो जो नीम के फूल होते हैं वो आंत रोग होता है जो उसके उपचार के लिए उपयोगी होते हैं। नीम की सूखी पत्तियां अलमारियों में क्यों रखी जाती हैं? तो जो नीम की सूखी पत्ती है वो अलमारियों में क्यों रखी जाती हैं? छिपकलियों और चींटियों से बचाव के लिए वो अलमारियों में रखी जाती हैं। फोर्थ है हमारा, कुछ लोग नीम की पत्तियों को तोरण के रूप में जो है घर के मुख्य द्वार पर, जैसे ही अगर आपका गेट है तो इसको तोरण के रूप में यहाँ पे और यहाँ पे भी जो है घर के मेन गेट पे मुख्य द्वार पर क्यों बांधते हैं? तो इसका हमारा जो फोर्थ का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो बुरी आत्मा होती है, जो नेगेटिविटी होती है, उसको दूर रखने के लिए जो तोरण के पत्ते हैं वो पत्तियों को तोरण के रूप में बांधते हैं उनको। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नीम अद्भुत वृक्ष क्यों कहलाता है? यानी कि ये जो नीम है इसको अद्भुत वृक्ष क्यों कहलाते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है, वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा उपयोगी होता है। नीम का जो पेड़ होता है इसका हर हिस्सा बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए इसको जो है अद्भुत वृक्ष कहा जाता है। फिर हमारा 6th ऐसे ही है, ये भी आपका एक है, इसमें भी जो है कुछ हैं जैसे नेम दिए गए हैं, कुछ लोग हैं, हेमा, अली, रजत, जॉन। इनकी ये कन्वर्सेशन है, यहाँ पे इनके बारे में ये बोला गए हैं, इनको आप पढ़िएगा फिर हम इसको पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गोलकोंडा और ताजमहल में समान बात क्या है? यानी कि गोलकोंडा और ताजमहल में क्या कॉमन फैक्ट है इनका जो है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोनों ऐतिहासिक स्थल हैं, हिस्टोरिकल जो है स्थल है ये। 7th क्वेश्चन है, फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7th का 4th, यानी कि यह केवल गोलकीपरों के लिए है। तो ये केवल गोलकीपरों के लिए, ये बिल्कुल गलत है, तो ऐसा नहीं है। फिर 8th है हमारा, छोटे पौधों को कैसे पहचानोगे? छोटे पौधों को कैसे पहचानोगे? पेड़ों के नाम पौधों के पास लगाए जाएंगे, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा।
सोमा किस चीज में अच्छी है, ये जो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका आंसर है चित्रकारी में। तो जो सोमा है वो आर्ट में यानी कि चित्रकारी में अच्छी है। फिर है हेमा और अली के कौन कौन से शौक समान है, यानी कि हेमा और अली की कौन कौन सी हैबिट्स, कौन कौन से उनको शौक, उनके जो पसंदीदा चीजें हैं कौन कौन सी वो कॉमन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उन्हें नई चीजें और स्थानों को खोजना पसंद है। नई चीजों को और नए स्थानों को खोजना हेमा और अली दोनों को का ही चीजों को बहुत शौक है। फिर यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट जिसको हम विज्ञापन कहते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ये स्वच्छ भारत मिशन का है। इसको आप सभी चीजों को देखिए, इसी बेस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो ये जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है सफाई के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 12, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा दुनिया में बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने आप से उस चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके हम और लोगों को, दुनिया को जो है देखेंगे। हम चाहते हैं कि कोई और ऐसा बने तो सबसे पहले हमें खुद को वो चीज अपने पे अप्लाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या करने से जुर्माना हो सकता है? कूड़ेदान का प्रयोग करने से जुर्माना हो सकता है? नेवर। थूकदान का प्रयोग करने से? नो। रेल परिसर में कूड़ा फेंकने से या पानी का नल बंद करने से? तो ये बाकी तो सभी अच्छी हैबिट्स होती हैं, तो हमारा जो 13th का हो जाएगा रेल परिसर में कूड़ा फेंकने से जो है जुर्माना हो सकता है। 14th क्वेश्चन है, एक लड़की ने अपने पिता से कहा आप केले के छिलके सीट के नीचे मत डालिए। इस विज्ञापन की कौन सी बात इस वाक्य पर लागू होती है? तो इसका मतलब है कि वो क्या कहना चाहती है कि आप जो है कूड़े को कूड़ेदान में डालें, केले के जो छिलके हैं उनको कूड़ेदान में डालिए, छिलकों को सीट के नीचे बिल्कुल मत डालिए। 15th है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य बताना है आपको। तो इसका जो हमारा उद्देश्य है वो है भारत को स्वच्छ बनाना। और ये किसका सपना था? महात्मा गांधी जी का। तो अब ये 15th हमारे जो क्वेश्चन थे 1 से लेके हमारे 15 तक के हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए ये हमारे हिंदी सब्जेक्ट के थे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथ्स के। ये यहाँ से आपके जो है मैथ्स स्टार्ट हो जाता है। अब आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ। निम्न में से कौन सा समय एक दिन के बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 12 यानी कि 24 इंटू 60 मिनट्स जो होगा ये आपका एक दिन के बराबर हो जाएगा। फिर हमारा 17th है, देखिए सॉल्यूशन भी देखेंगे हम यहाँ पे। 5x अपॉन 8 माइनस 3x अपॉन 8, तो इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। तो जब आप 5x माइनस 3x करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2x डिवाइडेड बाय 8। तो इसका हम कैसे करेंगे? 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो x अपॉन 4 आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। 17th का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। फिर हमारे पास क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है हमारा, ABCD, ये ABCD ये चतुर्भुज है और इसमें एक अन्य चतुर्भुज PQRS इसके सर्वागसम है, यानी कि ABCD के बराबर ही इसका जो होगा आकार होगा। तो PQRS भी जो हमें है इसमें इस तरीके से ले लेंगे, आप इसको PQRS नेम दे दीजिएगा। फिर यदि एंगल P आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसमें जब नाम देंगे तो एंगल P और S की जो माप होगी वो 80 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जब आप इसको करेंगे आपका 18th का जो है राइट आंसर हो जाएगा PQ इज इक्वल टू AB। तो जो PQ होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि वो सर्वागसम है, तो AB और PQ हो जाएगा, तो ये PQ इज इक्वल टू AB आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन रीटा और रेनू एक कक्षा में पढ़ती हैं, इनके 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। ये है आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड मैथ्स के हैं, ये रीटा के मार्क्स हैं, ये आपके रेनू के मार्क्स हैं। तो अब आपको बताना है इनके औसत प्राप्तांकों के विषय में निम्न कथनों में कौन सा कथन उचित है। तो इसका जब आप इनका औसत करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा कि जो रीटा और रेनू के औसत प्राप्तांक है उनका जो बराबर है, यानी कि जब आप इसको टोटल करेंगे और इसको टोटल करेंगे तो इनका टोटल जो है इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। देन हमारा 20 क्वेश्चन है, निम्न ग्राफ विभिन्न प्रकार के विद्यालयों जैसे बाल विद्यालय, बालिका विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालय एवं सायकालीन विद्यालयों के वितरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप ग्राफ आपको इजीली समझ आते होंगे। ये जो
इस टाइप से है, ये बालिका विद्यालय हो जाएगा, ये वाला सह शिक्षा विद्यालय ये आपका हो जाएगा, सायकालीन विद्यालय ये वाला हो जाएगा, और जो बाल विद्यालय है वो आपका ये वाला हो जाएगा। तो आपको इनमें से कथन ये पढ़ने हैं, स्टेटमेंट, और बतानी है कौन सी वाली आपकी सही है। तो इसमें जो सही हो जाएगी वो होगी बालिका विद्यालयों एवं सह शिक्षा विद्यालयों की कुल संख्या बाल विद्यालयों की संख्या से अधिक है। यानी कि बालिका विद्यालय कौन से हैं, ये वाले, और सह शिक्षा विद्यालय कौन से हैं, ये वाले। तो जो इन दोनों की कुल संख्या जो है वो बाल विद्यालयों यानी कि बाल विद्यालयों की संख्या से अधिक है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में, अधिकतम से निम्नतम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। देन हमारा 22nd क्वेश्चन है, ये भी आप मैं सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 5 डिवाइड बाई 7 प्लस ब्रैकेट, ये बोर्ड मास रूल आप यहाँ पे सॉल्व अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से शो होगा। जब आप 5 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले जाएंगे, तो ये आप इस तरीके से इसको कट करेंगे। 2 का टेबल यहाँ पे अप्लाई कीजिए आप, नहीं सॉरी 3 का अप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 आ जाएगा, तो 2 7 जा आपका 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो बच के आएगा वो आंसर होगा 5 डिवाइड बाई 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू हमारा 5 डिवाइड बाई 7 प्लस 5/49। फिर आप इसको जो है ऐसे करेंगे यहाँ पे, फिर ऐसे कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, 35 प्लस 5 करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा 40/49 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सॉल्यूशन आप नोट कीजिए, उसको पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे। फिर है एक 30 सेंटीमीटर पतले तार द्वारा एक आयत बनाया गया है। ये आपका एक तार है, कितना है, इसकी जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम इसकी जो हेल्प से जो है अगर हम आयत बनाएं, आयत यानी कि रेक्टेंगल, अगर हम इसकी हेल्प से रेक्टेंगल बनाएं जिसकी जो चौड़ाई है वो तो 6 हमें दे दी गई है, तो हमें इसकी लंबाई बतानी है। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का जो परिमाप होता है वो 2 ब्रैकेट में फिर क्या करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई कर देते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करेंगे, हमारे पास ये 30 है तो हम इसको 2 जो है, फिर इसकी जो लेंथ प्लस ब्रेड्थ होती है जो, तो 6 लेंगे यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, ये डिवाइड हो जाता है तो आएगा हमारे पास L प्लस 6 इज इक्वल टू 15। फिर हम जब इसको माइनस कर देते हैं, 15 माइनस जब आप 6 करोगे तो आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। देन 24th है, आप इसको, एक नया पुल बनाया गया जिससे एक बस द्वारा एक शहर से दूसरे शहर जाने में लगने वाला जो समय है वो 50 मिनट से घटकर कितना 40 हो गया है। दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय में कितनी प्रतिशत की कमी आई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ओके, फिर है एक वर्ग पट्ट का क्षेत्रफल कितना, एक वर्ग पट्ट का क्षेत्रफल 7056 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हम जो है ए स्क्वायर, नहीं इसका जो हमें दिया गया है 7056 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड वाला फॉर्म जो हम करेंगे इसको अप्लाई, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, अंडर रूट में करेंगे इसको ऐसे, फिर a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 करेंगे, फिर a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू, यानी कि इसकी जो भुजा आएगी 84 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 26 है, नीचे दिए गए चित्र में छोटे ब्लॉकों को जोड़कर बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं। यदि सभी छोटे ब्लॉक एक माप के हैं तब किस बड़े ब्लॉक का आयतन अन्य से भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। 27th क्वेश्चन है, रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 3 गुना से 5 अधिक है। यदि रवि के पिता की आयु x वर्ष है तब रवि की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x - 5 डिवाइड बाय 3। नीचे दिए दंड आरेख से वे महीने ज्ञात करो जिनमें बिजली की खपत का अंतर 30 मेगावाट है। तो यहाँ पे आपके पास ये मंथ्स दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 28 का वो होगा फरवरी और अप्रैल। 29th क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखो। ये नीचे एक संख्या रेखा दी गई है, इसको देखो और इसका परिमाण अधिकतम निम्न में से किसका परिमाण अधिकतम बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा Q - P।
फिर आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन है, ये जो है 5 की पावर 200 किसके समान है? तो 30 का जो आंसर हो जाएगा 5 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100। 31st क्वेश्चन है, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की आपको स्पीड बतानी है, गति क्या होगी? तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 का जो है क्वेश्चन, 4 विद्यार्थी पानी की समान मात्रा को एक जैसी परख नलियों में उबालते हैं। वे अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखते हैं। जो स्टूडेंट ए है उसने बाह्य में रखा, बी में मध्य में रखा, सी ने आंतरिक में रखा, डी का मध्य और आंतरिक क्षेत्रों के बीच में रखा गया। तो किस विद्यार्थी की परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी बी का, मध्य क्षेत्र वाले का। आपका अब हो जाता है साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ये हमने अपनी मैथ्स भी खत्म कर ली, हिंदी और मैथ्स हमारे सब्जेक्ट के हो चुके हैं। तो एक किसान गुलाब की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन का कौन सा तरीका प्रयोग में लाएगा? तो गुलाब के लिए आपको कलम लगानी पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आपके विद्यालय के प्रांगण में एक वृक्ष है, यह पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देता है, इन पत्तियों के निपटान का सर्वोचित तरीका कौन सा है? तो आप क्या करोगे इसके लिए? या आपको मतलब इमेजिन करना है कि आपके स्कूल का जो है उसमें एक पेड़ है इस टाइप से, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो ये हम कह रहे हैं पत्तियों को एक गड्ढे में डालकर कंपोस्ट प्राप्त करेंगे, यानी कि कंपोस्ट यानी कि खाद प्राप्त करेंगे। ये आपके पास साइंस का एक इमेज है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। एक प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, परावर्तित किरण कौन सी होगी? तो जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से टकराई तो ये रिटर्न हो गई, तो ये कौन सी परावर्तित हुई? बी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरण बी। निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है? तो घर्षण बल हो जाएगा, संपर्क होगा तभी घर्षण होगा। 37, एक बॉल बिंदु ए से जो है छूट के विभिन्न प्रकार की क्षैतिज सतहों पर जाती है, किस सतह पर बॉल अधिकतम दूरी तय करेगी? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शीशा। ये आपके पास एक तालिका दी गई है, इसमें आपको किस शहर में हिमपात हुआ इसका जब आप आंसर करेंगे 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शहर डी में जो है, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कथन उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 39 का उदासीनीकरण का जो उदाहरण होगा, लिटमस विलयन को कॉस्टिक सोडा में मिलाना, ये आपका आंसर उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। आगरा में ताजमहल के आसपास अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं, उद्योगों की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि पहुंची है? तो अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। तो जब अम्ल वर्षा उत्पन्न हुई तो जो ताजमहल है, जो संगमरमर है, उसमें येलो मतलब पीलापन आ रहा है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर है, रेशमा ने दुर्घटनावश अपना हाथ एक ज्योति पर रखा और तुरंत वापस खींच लिया, उसे उष्मा की अनुभूति हुई, उष्मा का यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया? तो 41 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। 42 है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग है? यानी कि कौन सा है? विद्युत स्त्री, विद्युत लेपन, विद्युत बल्ब या विद्युत घंटी? चुंबकीय प्रभाव का बताना है, तो हमारा आंसर होगा विद्युत लेपन। ओके गाइस, सो देखिए अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 43 वाला, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता? तो जो ये क्वेश्चन है आपका, उल्टा नहीं किया जा सकता यानी कि रिवर्स प्रोसेस इसमें पूछी गई है। तो आप जब इसको पढ़ोगे, जल से भाप का बनना, फिर हम भाप से जो है जल, लवण का जल में घुलना, जो है घुला हुआ फिर से लवण, मोम का पिघलना, पिघला हुआ मोम से फिर से मोम, और कोयले का जलना, जले हुए से फिर से कोयला। तो ये इम्पॉसिबल है, सेकंड वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोयले का जलना जो है परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता। देन पौधों में श्वसन कब होता है, यानी कि पौधे श्वास कब लेते हैं? तो 44 का जो है, पौधों में जो श्वसन है वो केवल रात्रि के समय पर होता है। फिर है हमारा नीचे दिया हुआ चित्र खाद्य जाल दिखाता है, खाद्य जाल में प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तीर जंतु जो खाए जाने वाले जंतु और खाने वाले जंतुओं को जोड़ती है। तो आप इसको देखेंगे, फिर आपके पास कथन है, कौन सा कथन सही है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं पौधों को खाते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को खाते हैं, उल्लू प्राथमिक उपभोक्ता है और गाजर प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसका जब हम करेंगे तो आप ये इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ से आप इसको इमेज को देखोगे ध्यान से। 45 में जो है फिर से आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधों को खाते हैं। फिर है हमारा
अब ये हमने साइंस का भी देख लिया, हिंदी मैथ साइंस हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा आ गया है नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। ये आपके पास मैप है, इसमें ये अरब सागर और फिर ये बंगाल की खाड़ी है। और जो पूछा गया है छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत में उगाई जाती है। तो जब जो आपके पास शेड किया गया है आप इसका आंसर दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा चावल यानी कि धान। फिर हमारा नेक्स्ट है 47th, अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है यानी कि आप अपने स्कूल में क्लास में हो तो आप खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करोगे, मदद के लिए पुकारोगे, शिक्षक के जो इंस्ट्रक्शंस वो देंगे या जहां वहीं शांति से बैठ जाएंगे, अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। तो हमारा जो है 47th का अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। फिर है निम्न में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण है। ये हमारा सोशल का है तो 48 का आंसर है मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात। फिर है नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 डिग्री एन अक्षांश से 10 डिग्री साउथ जो है नॉर्थ अक्षांश से साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। फिर है हमारा क्वेश्चन निम्न विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक असामाजिक सुधार हुआ। तो जो है इसमें कौन सा सुधार हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ। फिर है चित्र में दिए मृदा विन्यास का अवलोकन करो। जो है कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो होती है ह्यूमस है तो वो सेकंड पे है आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 51 का वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी हो जाएगा। नीचे दिए गए नदी के चित्र का अवलोकन करो। ये एक नदी है चल रही है तो चित्र में दी गई आकृति में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी पहचान करनी है आपको, ये बताना है कि ये मतलब ये क्या है। तो इसका आंसर होगा हमारा ये देखिए आप यहाँ पे पूछा गया है आपका 52 का, तो इसका हो जाएगा नदी विसर्ण। फिर है निम्न में कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए किस वजह से उनको क्या कह के मतलब हुआ था। तो इसका आंसर है नए कारतूसों में गायों और सुअर की चर्बी का होने का संदेह, इसी वजह से ये हुआ था। लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है। इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो इसका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्न में कौन सी संस्था कानून बनाती है। तो कानून जो बनाती है वो है संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं। तो ये चलाए जाते हैं कि यह भारतीय संविधान के जीने के अधिकार का हिस्सा है। निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है। तो सार्वजनिक सुरक्षा जो केवल सरकार द्वारा दी जाती है वो है रेलवे, ठीक है। तो नेक्स्ट है मान लीजिए आपके जिले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं, कौन सी संस्था अनुमति देने में सक्षम है यानी कि स्कूल ओपन करने के लिए। तो इसके लिए हो जाएगा राज्य एवं केंद्र सरकार। यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। ये आप देखेंगे तो इसमें फिर पूछ रहा है कि नीचे दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में से चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित है। तो जब आप आंसर करोगे इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ये है स्टार्टिंग से, देखिए आप इसको जो है इमेज ये है आपका, यहाँ से आपने ऐसे देखा, फिर इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। देन हमारा लास्ट है मान लीजिए आपको अपनी कक्षा के लिए 2000 पेन खरीदने हैं, इनमें से आप कौन सी दुकान पर जाना पसंद करेंगे, थोक स्टेशनरी की, साप्ताहिक बाजार की, या फुटकर स्टेशनरी या गली की दुकान पे। तो इसका आंसर हो जाएगा थोक के लिए। सो गाइज ये था हमारा जो है आंसर्स। आई होप ये जो है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट कीजिए और जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं, कंटेंट लेकर आती रहूं। सो गुड लक फॉर योर जो है एग्ज़ाम, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।